समझना चाहते हैं कि ट्रंप ने जो बात कही है ये उनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है और या फिर वो सच में परमाणु बम जैसी कोई धमकी दे रहे हैं। कोविड जो हुआ जी उसके बाद से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर जिसे हम कहें पिछले 100 साल का जी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो अजम्पशंस थी, जी ये वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, बिखर रहा है। तो इससे में पूरा का पूरा वर्ल्ड मैट्रिक्स है, ऐसे मैं कहता हूँ, ये अंडर रिकंस्ट्रक्शन है, जी अंडर कंस्ट्रक्शन। हर देश अपने नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है, सप्लाई चेन्स ढूंढ रहा है, दोस्तियों का कुछ पता ही नहीं, कौन सी दोस्ती है या नहीं, जी कहाँ गई, ये सारा इस समय एक चल रहा है। तो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वाला युद्ध भी जी कुछ कुछ मुझे इसी तरफ ज़्यादा दिख रहा है कि ये एंडलेस वॉर तो ना हो शायद, जी बट ये एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट तो बन ही गया है। ईरान का पलड़ा भारी रखता है। अमेरिका इस युद्ध से अब थोड़ा थक गया है। जी काफ़ी कुछ इकोनॉमिक कारण भी हैं। ट्रंप को दिख रहा है कि इकोनॉमी भट्टा बैठ जाएगा। सबसे बड़ा रोड़ा अभी फिलहाल इस सीज फायर में जो मुझे दिखता है वो है लेबनान। जी क्योंकि वहाँ इसराइल लगातार बमबारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। इजराइल इतना कॉर्नर में आ जाए जी कि नेतन्याहू कहे कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, अब हम न्यूक्लियर वेपन डालते हैं ईरान के ऊपर, वो भी बहुत बड़ा एक छोटा सा बट एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर ईरान के मुद्दे को सॉल्व करना है इजराइल के हिसाब से जी कि ईरान आगे कभी पुश्तों तक हमें थ्रेटन ना करे, जी जी तो उसका एक यही तोड़ है कि तेहरान पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए ताकि हमेशा के लिए कमर टूट जाए। 24 फरवरी 2022 को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला तब सभी को लगा था कि यह युद्ध कुछ ही हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन 4 साल बाद भी इस जंग का कोई निर्णायक अंत नहीं दिखाई देता। लाखों लोग प्रभावित हुए, अर्थव्यवस्थाएं हिलीं और पूरी दुनिया एक लंबे जियोपॉलिटिकल डेडलॉक की कीमत चुका रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान का टकराव भी उसी तरफ बढ़ रहा है? क्या यह भी ऐसी जंग बन सकती है जिसका अंत किसी को ना मिले? क्या दुनिया एक और एंडलेस वॉर की कगार पर खड़ी है या फिर इसके हालात रूस यूक्रेन युद्ध से जुदा हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि ट्रंप की आक्रामक रणनीति के मायने क्या हैं, ईरान के पास क्या क्या विकल्प बचे हैं और अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो सबसे ज़्यादा कीमत कौन चुकाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी। इन सभी सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रॉबिंदर सचदेव जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, बातचीत की शुरुआत इसी से करते हैं कि ट्रंप ने हाल में ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और उसमें एक तरीके से धमकी दी कि अगर अमेरिका नरमी बरतना बंद कर देगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो हम ये समझना चाहते हैं कि ट्रंप ने जो बात कही है ये उनकी पॉलिटिकल पोस्चरिंग है और या फिर वो सच में परमाणु बम जैसी कोई धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ट्रंप कई बार अपने बयानों से यूटर्न भी लेते हैं, लेकिन ये बात भी सही कि जब उन्होंने कहा कि B2 बॉम्बर आ रहा है, ईरान पर हमला करेगा, तो उसने किया भी। देखिए, वही सारी चीजें जो आपने कही, प्लेजर आपके साथ विनय जी एंड आपके दर्शकों के। ये अव्वल तो धमकी है, जी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, डराना और चौकस करना, और केवल ईरान को ही नहीं आसपास के देशों को भी, क्योंकि जी ट्रंप काफ़ी चीज़ें ऐसी मांगते हैं जो कि अरब देश एग्री नहीं भी कर रहे हैं, जी तो उनको भी दिखाना कि अगर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो मैं ये कर सकता हूँ। तो सारी धमकियाँ हैं अभी, बट चांस इसका प्रोबेबिलिटी जी बहुत ही कम 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 है। दुनिया में दो चीज़ होती है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। जी पॉसिबल तो कुछ भी है, पॉसिबल तो इस समय कि सूरज महाराज गायब हो जाए, पर प्रोबेबिलिटी कितनी है? सूरज महाराज अभी तक तो गायब हुए नहीं, करोड़ों वर्षों में जी शून्य के करीब है। जी तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर अटैक बाय अमेरिका की प्रोबेबिलिटी मेरे विचार से बहुत बहुत कम है, बट धमकी है। और जहां तक आपकी बात है कि ट्रंप यू टर्न कर जाएंगे, करते भी हैं, जी बट ट्रंप जो कहते हैं वो कुछ करते भी हैं, दोनों चीजें हैं। एक शब्दोलॉजी एक्रोनिम चला है ट्रंप के बारे में जिसे कहते हैं टाको, TACO। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। जी चिकन गेम ऑफ चिकन होती है कि आखिरी मिनट में कौन पीछे मुड़ता है। जी तो वॉल स्ट्रीट में टर्म ट्रंप को लेकर कई बार कही जाती है कि ट्रंप जो भी कर रहा है, देखो ये टाको है, एंड में चिकन आउट होगा, ट्रंप यू टर्न कर जाएगा। जी करता है बहुत बार। जी परंतु मेरी किताब में, मेरे विचार में, टाको का एक और मायने भी है, जी और वो है
ट्रम्प ऑलवेज कैरीज ऑन। जी तो एक तरह से ट्रम्प की पर्सनालिटी के अंदर ये दोनों टाकू है। ये चिकन आउट भी होता है बट ये चलता भी रहता है। आप देखिए टैरिफ के मामलों में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया जिस क्लॉज के तहत से इम्पोज करे थे, अब ये कान दूसरी तरफ से पकड़ते हुए फिर कोशिश कर रहा है टैरिफ लाने की। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ट्रम्प का व्यवहार है। जी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि वो खुद ही जानबूझकर ऐसा करते हैं कि दूसरों के सामने अनिश्चित बने रहें, जिससे कोई उनके सामने अपनी कोई एक निश्चित स्ट्रेटजी ना बना पाए। वो एब्सोल्युटली, एक्चुअली ग्रेट पॉइंट। ये ऐसे हमेशा ऐसे करते हैं। और ट्रम्प को अगर हमें समझना है या देखना है तो इनका आप करियर देखिए न्यूयॉर्क में, जी जो इन्होंने रियल एस्टेट में जी डीलिंग नेगोशिएशंस वगैरह करी। न्यूयॉर्क में अमीर लोगों में, पावरफुल लोगों में 1980-70 के दशक में जब बड़ी पावर गेम्स थी, वहाँ पर यही था, मनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है शो ऑफ करो, ब्लफ करो, जी अपनी असले से ज़्यादा ब्लफ करो दूसरे के सामने, आर्टिफिशियल डेडलाइंस दे दो। जी ट्रम्प भी डेडलाइंस देता रहता है, उसके मायने क्या भाई, कोई लॉजिक होना चाहिए ना। नहीं, उसको लगा 10 दिन में ये होना है, जी हफ्ते में रोको। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसकी आदत, इसका स्टाइल है काम करने का, शुरू से, अपने बिजनेस में भी, अपनी पॉलिटिक्स में भी और अपनी प्रेसिडेंसी में भी। जी। तो सर, अभी हम देख रहे हैं कि फरवरी 2022 से कैसे रूस यूक्रेन की जंग बिना किसी रिजल्ट के खिंचती जा रही है। तो क्या आपको लगता है सर, मिडिल ईस्ट में जो नया संकट है उसी तरीके से उलझ चुका है और वैसे ही बढ़ेगा? और अगर दोनों जो संघर्ष हैं, चाहे रूस यूक्रेन का हो, चाहे ये अमेरिका, ईरान और इजराइल का हो, उसमें आपको क्या समानताएं दिखती हैं और क्या डिफरेंस दिखते हैं? बहुत अहम क्वेश्चन मेरे ख्याल से, और इसको अलग अलग एंगल से हम ले सकते हैं। जी सबसे पहला एंगल तो मैं ये लूँगा, कोविड के बाद से, कोविड जो हुआ जी उसके बाद से दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर, जिसे हम कहें पिछले 100 साल का, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की जो अजम्पशंस थी, जी ये वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, बिखर रहा है, जी और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बना नहीं है। जी कोविड के बाद से ही हो रहा है। कोविड आया, झटका लगा दुनिया को, पहली बार ह्यूमैनिटी कभी एक साथ सारी की सारी रुक गई। जी आप किसी गुफा में हैं अफ्रीका में या पेंट हाउस में न्यूयॉर्क में, सब रुक गए एक साथ अंदर, कभी नहीं हुआ। इंसान ने सोचा, उससे पर निकल ही रहे थे, यूक्रेन रशिया युद्ध हो गया, जिसने अंस अगेन कोल्ड वॉर की ये सारी असम्पशंस यूरोप वगैरह को झंझोर दिया। जी वो चल रहा था, उसके साथ इधर इजराइल गाजा युद्ध हो गया। जी ये भी बड़ा युद्ध है, बड़े मायनों के साथ युद्ध है, राइट। और ये चल रहा था इजराइल गाजा वाला, और उधर ट्रम्प वापस सत्ता में आ गए। जी तो आप अगर इन सब चीज़ों को देखिए तो इससे में पूरा का पूरा वर्ल्ड मैट्रिक्स है, इसे मैं कहता हूँ, ये अंडर रिकंस्ट्रक्शन है, जी अंडर कंस्ट्रक्शन। हर देश अपने नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है, सप्लाई चेन्स ढूंढ रहा है, दोस्तियों का कुछ पता ही नहीं, कौन सी दोस्ती है या नहीं, जी कहाँ गई, ये सारा इस समय एक चल रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन युद्ध, यू राइट, उसमें बड़े सारे अजम्पशंस ध्वस्त हो गए हैं, जैसे कि रशिया सुपर पावर, जी रशिया का सुपर पावर, वो पूरा जो ऑरा था वो खत्म हो गया है। या कुछ ही हफ्तों में युद्ध खत्म हो जाएगा, जैसी बात होती थी कि 3-4 दिन में तो कीव पहुंच जाएंगे रूस के। एग्जैक्टली, उसके कई कारण हैं, उनमें अभी नहीं जाते, बट यस, एग्जैक्टली हो गया, वो चले जा रहा है। जी तो इतनी बड़ी पावर छोटी पावर को जल्दी खत्म नहीं कर पाई या अपना ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाई। आप इधर लीजिए इजराइल और गाजा। जी इजराइल गया कि मैं गाजा को, इसमें जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उनको तो सब मार ही दूंगा, जी उसके अलावा हमास के जो पॉलिटिकल हैं, जो वहाँ के काउंसलर्स वगैरह, उनको भी सब खत्म कर दूंगा मैं। जी और गाजा का एरिया, आपके दर्शकों को शायद पता हो, मात्र है 20 किलोमीटर बटा 20 किलोमीटर, मोटा मोटा जी 400 स्क्वायर किलोमीटर है केवल गाजा। जी इजराइल आज तक कुछ नहीं कर पाया। पूरा पैसा लगा दिया, बम लगा दिया, अमेरिकन मनी, अमेरिकन इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, हाई टेक, जो भी कर लिया, बट इस 20 बटा 20 को स्क्वायर किलोमीटर को इजराइल कंट्रोल नहीं कर पाया। जी ओके, तो जितनी भी बड़ी पावर हो और छोटा हो, उस पर अटैक हो रहे हैं, हमें दिख रहा है। और तीसरा भी आप ईरान ले लीजिए, अमेरिका, ईरान, और ये सब एंडलेस जा रही हैं। रशिया यूक्रेन भी फिलहाल एंडलेस जा रहा है, वो शायद रुक सकता है। इजराइल गाजा भी चला ही जा रहा है, 4 साल हो गए हैं, सॉरी 2 साल हो गए हैं। तो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान वाला युद्ध भी जी
कुछ कुछ मुझे इसी तरफ ज़्यादा दिख रहा है कि ये एंडलेस वॉर तो ना हो शायद, जी बट ये एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट तो बन ही गया है। अभी चाहे शांति हो जाएगी किसी भी कारण, बट आग सुलगती रहेगी, भभकती रहेगी, और कभी कुछ होगा तो और होगा। जी तो फिलहाल तो ये एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट मैं कहूँगा, इफ नॉट वॉर, जी। कॉन्फ्लिक्ट तो बनता दिखता है। मतलब आप कह रहे हैं कि शांति समझौते पे हो सकता है हस्ताक्षर हो जाएं, कुछ समय के लिए सीज फायर हो जाए, लेकिन ये बीच में चलता रहेगा कि किसी ने ड्रोन मारा, किसी ने मिसाइल मारी, जवाबी कार्रवाई की। जी हाँ, बिल्कुल। इसी भी बातचीत पे चलते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि शांति हो सकती है, लेकिन आप अक्सर देखा जाता है कि जब तक दो पक्षों में जब झगड़ा हो और जब तक उसमें से एक बिल्कुल ज़मीन से लग ना जाए, तब तक जो है शांति की जो बातचीत की टेबल है उस पर मामला सुलझता नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या अमेरिका, ईरान या इजराइल भी बीच में है, ये कैसे सुलझ सकता है जब तक ईरान पूरी तरह से, जैसे जो ट्रंप ने कहा कि अस्तित्व में मिटा देंगे, तो वैसी बात ना हो जाए या अमेरिका को बहुत बड़ा कोई झटका लग जाए, तब तक कैसे ये युद्ध शांत हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार बहुत बार शांति ऐसे भी आती है, दोनों पक्ष अपना हालात रखते हैं। जी जी। ये नहीं है कि एक पूरा ढह गया। क्योंकि अभी जो चीज़ें दिख रही हैं उसमें अमेरिका एक तरफा चीज़ें थोपना बात कर रहा है, चाहे यूरेनियम की बात हो सौंपने की, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने की बात हो, और ईरान इस पर मानने को तैयार नहीं है। जी हाँ, तो अव्वल तो ये बात है कि जरूरी नहीं कि समझौता अगर हो तो एक साइड को कंप्लीटली डाउन होना है। जी दोनों साइड अपना कुछ ना कुछ पक्ष रख करके एक डायनामिक इक्विलिब्रियम टाइप में आ सकते हैं। बहुत सारे समझौते ऐसे भी हुए हैं। बट यहां पर जो है, ईरान डेफिनेटली एग्रेसिव दिखता है, ईरान का पलड़ा भारी दिखता है जी इस समय। क्लियरली केवल इमेजेस के हिसाब से नहीं, परसेप्शन के हिसाब से नहीं, असलियत से भी। अब जो 14 पॉइंट का इनका एमओयू जो बना है, जी उस 14 पॉइंट के अगर आप एमओयू में देखें तो ईरान की ही इफ नॉट शर्तें या कंडीशंस जो हैं, मेजॉरिटी वो अमेरिका उन्हीं की तरफ जा रहा है, उन्हीं मुद्दे को लेकर के जा रहा है। तो फिलहाल में ईरान का पलड़ा भारी रखता है। अमेरिका इस युद्ध से अब थोड़ा थक गया है। जी काफ़ी कुछ इकोनॉमिक कारण भी हैं। ट्रंप को दिख रहा है कि इकोनॉमी भट्टा बैठ जाएगा, इलेक्शंस भी आ रही हैं, ट्रंप का अपना बेस भी इस जंग के खिलाफ हो रहा है कि भाई क्यों हम इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। काफ़ी फैक्टर्स हैं। तो इसलिए लगता यह है कि अमेरिका ज़्यादा इच्छुक है इस युद्ध का सीज फायर करने में। जी ईरान क्योंकि इस पूरे जंग में सरवाइव कर गया, जी उसके लिए सरवाइव करना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट रही। जी क्योंकि जैसे आप अभी कह रहे थे, जैसे अभी बात हो रही थी कि कीव में जाकर के 5 दिन में रूस ने काम कैप्चर कर लेंगे, नहीं कर पाया। जी यहाँ बहुत बड़ी फेलियर रही है इजरायली इंटेलिजेंस की, या इजराइल ने जानबूझ के जो ट्रंप को बताया कि हम अगर खामेनेई और टॉप लेयर को मार देंगे जी तो सड़कों पे तो सारे लोग आ जाएंगे, रेवोल्यूशन हो जाएगा, ये जो मुल्ला रजीम है इसको पूरा खदाड़ के तख्ता पलट हो जाएगा। जी जी वो हुआ नहीं। हम्म तो ऐसे में अब फिलहाल तो ये दिखता है कि जो भी ये सीज फायर होगी, इजराइल काफ़ी नाखुश रहेगा, क्योंकि इजराइल के ऑब्जेक्टिव अलग है। यानी कि नेतन्याहू, इजराइल और नेतन्याहू के भी आप उनको अलग कर सकते हैं, अभी उस पर हम और बात कर सकते हैं। तो अभी जो ये समझौता अगर होगा जी तो कंडीशंस क्लैरिफाई नहीं होंगी, जी ये एक तरह की मिस्ट फॉग रहेगी। जी। तो अगर जैसे आप बात कर रहे हैं कि शांति पूरी तरीके से नहीं हो सकती है, अगर जैसे ट्रंप ने धमकी भी दी, तो अगर शांति नहीं होती है और ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका और इजराइल फुल एक्शन मोड में आ जाते हैं, तो वार पलटवार में ये जंग पूरी दुनिया के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, और इसका खामियाजा कौन से देशों को भुगतना ज़्यादा पड़ सकता है? देखिए, शांति अभी हो भी सकती है। अभी सीज फायर तो एक तरह से हो रखा है ना, वो बात अलग है, बीच बीच में आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को। जी जी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल इसको कह रहा है ये सीज फायर नहीं, ये तो पीस फायर है, जी कि पीस भी है और फायरिंग भी हो रही है। बट हाँ, इन मुद्दों को सबसे बड़ा रोड़ा अभी फिलहाल इस सीज फायर में जो मुझे दिखता है वो है लेबनान। जी, क्योंकि वहाँ इजराइल लगातार बमबारी कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी और लेबनान का मुद्दा इन 14 पॉइंट में से नंबर 1 मुद्दा है जी कि लेबनान और इलाकों में वॉर रुकेगी। तो ईरान वहीं अड़ा हुआ है अभी कि लेबनान। आप ईरान की जो स्ट्रैटेजी देखिए, जब ये जंग शुरू हुई तब बात थी कि यूरेनियम है ईरान पे, जी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है, उनको रोकना, ईरान अपने प्रॉक्सीज को मदद ना करे। ये 3 मुद्दे थे। सबसे नंबर 1 यूरेनियम। जब वॉर चली और रुकी, जब सीज फायर हुई, तो जो ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जी
तब सारी बात होने लगी हॉर्मुज स्ट्रेट की, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो खोलो खोलो, यूरेनियम नंबर 2 पे आ गया। जी तो मेरा ये मानना है कि ये हॉर्मुज का जो एक नया वेपन पैदा हुआ है जी इस वॉर में, वॉर से पहले ये कोई हॉर्मुज का वेपन नहीं था, वॉर के दौरान सीज फायर में ये नया वेपन, सुपर वेपन जी पैदा हुआ है ईरान के पास, जिसको मैं कहता हूँ हॉर्मुजी पंजा। जी अब ये पंजा बन गया है, कभी भी ईरान उसे खोले बंद करे। जी तो बात होने लगी कि इस हॉर्मुजी पंजे को खुलाओ। जब बात वहां थी और यूरेनियम 2 था, जी जब एमओयू बनाने की बात आई, ईरान ने कहा कि सारे इलाकों में शांति होनी चाहिए, इंक्लूडिंग लेबनान पे अटैक, हिजबुल्लाह पे अटैक बंद करो। जी और उस पॉइंट को उन्होंने एमओयू में नंबर 1 डाल दिया। जी तो अब बात ये हो गई है, जो बातें हो रही हैं सारी हैं कि भाई हिजबुल्लाह पे अटैक रुके, इजराइल वहां से निकले, नंबर 1 हो गया ये। जी नंबर 2 हो गया हॉर्मुज, और यूरेनियम तो नंबर 3 पे चला गया। जी तो इन सारे हालातों में हो सकता है यस हॉर्मुज खुल जाएगा, यूरेनियम को लेकर के हो सकता है कुछ इंस्पेक्शंस वगैरह के लिए ईरान एग्री करे, देने की बात वो दूर छोड़ो। लेबनान में शांति, यस इजराइल, जी इजराइल वहां से पूरा खाली करेगा नहीं, जी ये कह रहे हैं पूरा खाली करो, चलो पूरा खाली नहीं करा पर हिजबुल्लाह पे अटैक बंद कर दिए फिलहाल के लिए, अधपका। जी तो इस तरह के हालातों में टेंटेटिव पीस हो सकता है। जी तो मतलब कुल मिला के बात यही है कि हॉर्मुज पे कंट्रोल को लेकर विवाद होता रहेगा, लेबनान में कुछ ना कुछ विवाद होता रहेगा, लेकिन बीच में शांति आ जाएगी और फिर से वही जो आपने बात कही कि सीज़ फायर नहीं पीस फायर है। जी अगले सवाल पर आते हैं और उसी बात पर लौट के आते हैं ट्रंप वाली, कि एक तरफ तो शांति वार्ता के लिए मेज सजी हुई है और दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान को अस्तित्व मिटाने जैसी धमकी दी है। वो ऐसा लगातार करते रहते हैं, यूटर्न लेते हैं, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं। तो ट्रंप की जो मैडमैन की थ्योरी है, इसकी पीछे असली स्ट्रेटजी क्या है उनकी? देखिए, मैडमैन थियरी एक्चुअली निक्सन ने भी एक बार इस्तेमाल करी थी। उसने कहा था, जी उसने कहा था कि अगर मैं ऐसे बिहेव करूं कि चाइना सोचे कि मैं पगला गया हूं, मैं पागल हूं, जी तो चाइना को समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। जी भाई एडवांटेज है ना, आपके दुश्मन को नहीं पता कि मैं क्या करूंगा, जी जी आप मुझे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मिस्ट्री हूं मैं, ये एडवांटेज है मेरे लिए। जी और उसमें मैं मैडमैन दिखा दूं कि मुझे बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ट्रंप भी यस उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। जी अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं ट्रंप की, उनमें से क्लियर कट इसकी स्ट्रैटेजी है, इसने कई बार कहा भी है जी कि मैं ऐसे उनको करता हूं, ऐसे दिखाऊंगा, ये बोल रहा हूं ताकि वो समझ ना पाए कि मैं क्या कर रहा हूं जी या मैं क्या करूंगा। वन, और सेकेंडली ट्रंप ने पहले भी कहा है, जी जब सीज फायर जब हुई उससे आई थिंक 2 दिन पहले, कि आज रात रुक जाए, नहीं तो आज रात पूरा ईरान का देश ही मिट जाए, सिविलाइजेशन मिट जी जाएगी। जी उसकी बहुत बड़ी, क्या कहूँ, निंदा ही शब्द है, निंदा करी गई दुनिया भर में, अमेरिका के अंदर भी। जी और ये जरूरी नहीं है कि ट्रंप उस चीज से पीछे भी हट जाए, ट्रंप कर भी सकता है, जी बट फिलहाल चांस है, बहुत कम है, अगेन मैं कह रहा हूं बहुत कम है, बट अगर आप रखें तो हाँ, वो उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते इस समय जो ट्रंप कह रहा है। हालांकि इसमें केवल यही नहीं है कि ट्रंप करे, हो सकता है इस सारे मामले में इजराइल इतना कॉर्नर में आ जाए जी कि नेतन्याहू कहे कि अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, अब हम न्यूक्लियर वेपन डालते हैं ईरान के ऊपर। वो भी बहुत बड़ा, एक छोटा सा बट एक बहुत बड़ा खतरा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये संघर्ष जैसा चल रहा है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो आज जो तथाकथित एक सिविलाइज वर्ल्ड कहा जाता है, उसमें भी परमाणु बम का उपयोग हो सकता है आम लोगों पर। बहुत ही दुखद बात है कि हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं, जी और बहुत ही आई थिंक अनफॉर्चुनेट है कि प्रोबेबिलिटी हमें दिख रही है, जी प्रोबेबिलिटी राइट बहुत कम है बट वो दिखती है। जी हालांकि इसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल, जी और आई थिंक इतनी मानवता तो ट्रंप के अंदर भी है, जी बिल्कुल है, लीडर है दुनिया का, कि वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। पर इसमें कई बार जो लोग इस चीज़ को बारे में ज़्यादा बोलते हैं, खासकर इजराइल में, जी उनका ये मानना है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, जी वो तभी रुकी, या जापान तभी रुका जब उस पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया। जी तो इसलिए अगर ईरान के मुद्दे को सॉल्व करना है इजराइल के हिसाब से, जी, कि जी। ईरान आगे कभी पुश्तों तक हमें थ्रेटन ना करे, जी जी तो उसका एक यही तोड़ है कि तेहरान पे एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाए ताकि हमेशा के लिए कमर टूट जाए।
जी पर ये बहुत ही एक्सट्रीम लोगों के विचार हैं, ये मेन विचार नहीं है। जी बट ये भी फिर भी घूम रहे हैं आसपास, जी जी दोनों नेतन्याहू के भी और ट्रंप के भी। मतलब इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, एजम्पशन कोई भी कुछ कर सकते हैं जो कि युद्ध में टूटते भी रहते हैं। जी, तो सर अगर बात करें ट्रम्प के इस सख्त रुख की जो ईरान के लिए उन्होंने अपनाया हुआ है, इसका ईरान पर क्या असर होगा? क्या इससे ईरान बातचीत की मेज़ से पीछे हट सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी धमकी भी दी थी, या बातचीत की मेज़ पर आना कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी मजबूरी बन गया है इतना लंबा युद्ध लड़ने के बाद? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बातचीत की टेबल पे आना ईरान के लिए मजबूरी है। ईरान की इकोनॉमिक हालत बहुत ही खराब थे, जी और इस वॉर ने तो बहुत और डैमेज करा है जी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को, फैक्ट्रीज को उन्होंने जानबूझ के उड़ाया है। करीब 1.5 लाख बिल्डिंग्स बम्बार्ड आउट हो गई हैं। जी राइट, 1.5 लाख बिल्डिंग बहुत होती हैं, आप इमेजिन कीजिए कितने बम गिरे होंगे। जी तो ईरान की मजबूरी भी है, परंतु वॉर जिस तरह से गई है इसके चलते ईरान में एक नई स्पिरिट आ गई है। जी ईरान को लगा है कि उन्होंने इस हमले को सरवाइव कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी और यही नहीं, उन्होंने एक्चुअली अमेरिकन बेसिस पर अटैक करके अमेरिका को नुकसान भी पहुंचाया है। जी अमेरिका के जो बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के करीब 25 से 30 बेसिस हैं अलग अलग देशों में, सऊदी में, इसराइल में तो ही छोड़िए, सऊदी में, जॉर्डन में, इराक में, कतर में, बहरीन में, इन सब जगह, अरब एमिरेट्स में। जी और इन 25 या 30 में से करीब 20 बेसिस पर ईरान ने अटैक करके डैमेज किया है। जी और खासकर जो बहरीन में नेवल बेस है वहाँ पर उन्होंने बहुत बड़ा डैमेज किया है ऑल्सो। जी जी तो ईरान को लगा कि हम डैमेज भी कर सकते हैं। जी अब की बार देखा गया कि इन्होंने इसराइल में भी मिसाइल्स गिराए, वहाँ भी डैमेज हुआ है। जी तो ईरान इस समय एग्रेसिव मोड में है, जी और ईरान को यह भी पता है एक तरह से सर्वाइवल का मामला है, एटलीस्ट उसकी रेजीम का, जी राइट, कि अगर हम यहाँ अभी खड़े नहीं हुए तो हमें मिटा दिया जाएगा। और इस जंग का एक और इफेक्ट हुआ है, जो भी हो, देश में ईरान के अंदर नेशनलिज्म कुछ जागा है। जी ठीक है, अपोनेंट्स हैं, बहुत लोग इनको अपोज करते हैं इस रेजीम को। युद्ध के पहले काफी बिखरे हुए नजर आते थे, शायद Exactly. जब से वॉर शुरू हुई तब से तब से काफी जी लोग जुड़ गए हैं नेशनलिज्म की स्पिरिट पे कि हम है, हमारा देश है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ईरान की, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से उनको एक हॉर्मूजी पंजा मिल गया है जी जी अब आप याद रखिए अगले 100 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक ये पंजा रहेगा जियोपॉलिटिकली। कभी भी हुआ, ईरान को ज़्यादा नहीं करना है, धमकाना है और बोलना है कि अगर कोई आएंगे तो हम ड्रोन्स मारेंगे। देखिए, शिपिंग और हॉर्मूज का सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जी वो मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, जी जो सारा ब्लॉकेड है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंश्योरेंस जी शिप्स की। जी शिप के मालिक को अगर इंश्योरेंस नहीं मिलेगी तो इतनी बड़ी शिप $80 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन वो हॉर्मूज के द्वारा पर्शियन गल्फ में नहीं भेजेगा ना। अगर एक भी चांस हुआ, लैंड माइन, वो सॉरी सी माइन हुई, कुछ होगी, तो उसका पूरा का पूरा पैसा, शिप पूरा डूब गया। जी कोई जी नहीं। तो जहां तक थोड़ा भी अगर धमकी रहेगी, खतरा रहेगा, तो ईरान को अब ज्यादा मिलिट्री पावर भी इस्तेमाल करने की जरूरत है इस पंजे में। जी जी साइकोलॉजिकल, और बोल दिया भाई हमारी फास्ट बोट्स घूम रही हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर तुम्हें कुछ हो गया। जी जी इंश्योरेंस बंद, इंश्योरेंस बंद, मतलब आपके ऑयल के टैंकर्स नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे। तो ये हॉर्मूजी पंजा उन्होंने एक नया चीज डिस्कवर कर ली है जी ईरान ने, जिसके चलते आई थिंक उनकी लेट्स से उनकी हिम्मत बड़ी है जी इस जंग में। जी। तो सर जो ये सुपर वेपन मिला है ईरान को, इस पे ही बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ये टेंशन फिर से बढ़ती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तेल की सप्लाई पर असर होता है फिर से, क्योंकि हम 4 महीने से पूरी दुनिया झेल ही रही है, क्योंकि किसी तरह 4 महीने तो उन्होंने एक तरीके से झेल लिया, चाहे वो भारत हो चाहे बाकी दुनिया के देश हों। अगर ये जंग फिर से बढ़ी और हॉर्मूज फिर से बंद की गई, तो इसका खामियाजा कौन से ऐसे देश हैं जिनको सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ेगा? देखिए, अगर किन्हीं भी कारणों ये जंग दोबारा चालू हो जाती है, बड़ी जंग काइंड ऑफ अ थिंग, राइट, बड़ी या छोटी, मतलब ऐसा हो कि हॉर्मूज पे आना जाना ब्लॉक हो रखा है अगर, तो दुनिया भर की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, भारत की इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है। आई विल कम टू दैट व्हाट ऑल। और गल्फ के जो देश हैं उनकी इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ता है। जी बाय द वे, सबसे बड़ा एक नुकसान जो होने जा रहा है इस पूरी जंग का, वो होने जा रहा है आपके दुबई, कतर, बहरीन को, जी जो कि
अच्छी खासी अमीर अमीर शहर थे, स्टील और मिरर्स की, ग्लास की स्मार्ट बिल्डिंग्स और रिच लाइफस्टाइल। बड़े बड़े इवेंट कराते थे वो हाँ, अपने वहाँ। बड़े बड़े जी स्पोर्ट्स इवेंट, ये इवेंट। दुबई तो अपने को वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल टर्म्स में एशिया का मानता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स यहाँ हैं, हेज फंड्स हैं, ये वो। अब वो सारे वहाँ पर 2 बार सोचेंगे, कुछ तो निकल चुके हैं ऑलरेडी, कुछ और भी वापस आने में या अपना बिजनेस बढ़ाने में सोचेंगे। जी सबसे बड़ा डैमेज इनको हुआ है, इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को। दैट्स वन कमिंग। अदरवाइज यस, दुनिया की अर्थव्यवस्था पे फर्क पड़ेगा, तेल की कीमतों पे पड़ेगा फिर से। जी एंड यू आर राइट, अभी तक तो देखिए जो 4 महीने खिंच गए, इसमें दुनिया चल गई, खींच गई, क्योंकि 2-3 चीजें हुई। जी तेल वहां से आना बंद हो गया, बट जब इन्होंने ब्लॉकेड करी उससे पहले कुछ शिप्स निकल चुकी थी, पर हमारे भारत नहीं पहुंची थी, राइट। जी तो ब्लॉकेड शुरू होने के 1 आध महीने तक तो जो शिप्स निकली हुई थी वो पहुंचती थी हमारे यहाँ जी जी और देशों में भी। जी जी तो एक तो वो रहा कि ऑलरेडी जो शिप्स निकल चुकी थी उनका तेल आ रहा था जी रुकने से पहले। दूसरा, अमेरिका ने कहा, भाई अमेरिका की दादागिरी, उन्होंने कहा कि रशिया का जो तेल है जिस पर सैंक्शंस थी, इंडिया को भी तुम खरीद सकते हो। जी ईरान का भी जो तेल था, समुद्र में इनके जो टैंकर्स थे, जी बोला कि आप इनको भी बेच सकते हो, तो दुनिया में वो तेल भी आए। जी इसके अलावा IEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जी उसने अपनी मीटिंग करके करीब 400 मिलियन बैरल्स रिलीज करने को, हर देश में अपने रिजर्व्स होते हैं। जी जी चाइना पे सबसे बड़े हैं, करीब 1.4 बिलियन बैरल्स। अमेरिका में करीब 700 मिलियन बैरल्स। जी जापान में करीब 300 मिलियन। हुआ कि सब देश अपने अपने जो रिजर्व्स हैं उनको भी रिलीज करो। जी इन्होंने वो भी रिलीज करने शुरू करे। जी तो दुनिया में जितनी शॉर्टेज थी वो इन 3 चीजों के कारण बफर हो गई। जी जी अब फिलहाल इस समय हालात ये हैं जी कि जो एक्स्ट्रा तेल घूम रहा था, रशियन सैंक्शंस ले लो, ईरानियन ले लो, वो सारा खत्म हो गया जो समुद्र पे था। जी जी दुनिया के जो ऑयल रिजर्व्स हैं देशों के, वो नीचे आ गए हैं, और एक्चुअली इस लेवल तक नीचे आ गए हैं कई कंट्रीज में कि देखिए बॉटम 20% जो बड़े बड़े ड्रम होते हैं ना, 100 फीट ऊंचे, उनके मिनिमम नीचे 20% जो है उसमें स्लज वगैरह होती है, जी वो इस्तेमाल वाला नहीं होता। उसके ऊपर वो बॉटम लेवल पे आ चुके हैं। तो फिलहाल तो जो ब्लॉकेड है उसका इफेक्ट तो अब मेरे विचार से इन 3 महीनों में आएगा। जी जी अगर आज हॉर्मुज खुल भी जाता है पूरा, जी ओके, आएगा। अब इनका फर्क किन चीजों में पड़ता है? देखिए, क्रूड ऑयल हमारे दर्शकों को पता है, आपको भी, ये केवल पेट्रोल और डीजल नहीं है, जी ओके। इसके जो नाफ्ता हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इतनी चीजों में इस्तेमाल होते हैं, हम इमेजिन नहीं कर सकते हम, और जी जी राइट। सारी आपके मैन्युफैक्चरिंग ही रुक रही है कार इसकी के वजह से। टायर्स, पेंट्स, टूथपेस्ट, आपके बैकपैक, जूते, छाते, जी जी दवाइयाँ, इनमें जो केमिकल्स होते हैं, जी, करीब जी। 20% API के जो केमिकल्स हैं वो पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स हैं, जी जी ओके। तो इन सब चीज़ों पे इसका फर्क, कपड़े, नायलॉन, जी जी ओके, हमारे लैपटॉप, हमारे फ़ोन का ये जो मटेरियल है, ये भी प्लास्टिक या पॉलीमर है। हमारे आसपास जितना कुछ भी दिखता है सारा बहुत कुछ। क्रूड ऑयल से ही बना हुआ है। फूड, जी जी अच्छा, ये क्रूड ऑयल से, गैस से, जी जी आपकी खाद सबसे बड़ी चीज़ है, जी राइट। तो फूड, खाना, वो महंगा अलग। तो बड़ी अलग अलग चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट है, तभी दुनिया, हर देश और भारत इंक्लूडेड, राइट, इससे इफेक्टेड है। जी सर, अब उन 2 कंटेंडर्स की बात कर लेते हैं जो अभी तक सामने तो नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना फ़ायदा ज़रूर देख रहे हैं। अगर इस पूरे समीकरण को देखें जो मिडिल ईस्ट में भी बना हुआ है, तो उसमें आप रूस और चीन की भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या ईरान अमेरिका की जंग अगर जारी रहती है तो इससे उनको कुछ फ़ायदा है, और ये फ़ायदा कितना बड़ा है? डेफिनेटली दोनों को फायदा है, चाइना को भी फायदा है और रशिया को भी फायदा है, और अच्छा खासा फायदा है। जी सबसे ज़्यादा फायदा आई वुड से चाइना को है। जी चाइना को मल्टीपल फायदे हैं। एक तो चाइना दुनिया को ये दिखा रहा है कि मैं एक स्टेबल प्लेयर हूँ, क्योंकि अमेरिका तो आगे पीछे होता रहता है, राइट, और बहुत स्टेट्समैन लाइक जा रहा है चाइना। जी जितना ज़्यादा अमेरिका यहाँ फंसे, जितना ज़्यादा अमेरिका की वेपन्स यहाँ यूज़ हों, उतना चाइना के लिए अच्छा है, क्योंकि जितने वेपन्स अमेरिका भेज रहा है इसराइल को, उससे पहले यूक्रेन को, अब इसराइल को, अमेरिका का अपना इन्वेंटोरी कम होता जा रहा है। जी इसके जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जी पेट्रियट के,
वो साल में केवल 600 बनाते हैं, एक ही कंपनी है। जी ओके, और यहाँ इन्होंने, और कुछ स्टॉक में थे इनके 5-1 हज़ार, जी यहाँ इन्होंने यूक्रेन को दिए, इसराइल को दिए, अपना स्टॉक कम हो गया है। जी ओके, तो जितना स्टॉक अमेरिका का कम हो रहा है उतना चाइना को अच्छा है। जितना अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है उतना चाइना के लिए फ़ायदा है कि वो अपनी ग्रोथ अपने हिसाब से और अपने इलाके में ये सारा डोमिनेंस धीरे धीरे बनाए। रशिया को भी फ़ायदा है। रशिया को सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनका अटेंशन सारा इस समय गाज़ा ही नहीं, ईरान पर है, यूक्रेन पे अमेरिका का टेंशन नहीं है। और वैसे भी अमेरिका ने अपनी पॉलिसी में यूक्रेन से अपना हाथ खींच लिया। अमेरिका कहता है अब मैं कुछ वेपन नहीं दूंगा, नेटो दे, नेटो मेरे से खरीदे डिफेंस आइटम्स और वो यूक्रेन को दे। तो रशिया को वो ठीक फायदा दिख रहा है। यहाँ रशिया को बहुत बड़ा एक फायदा है इसके पेट्रोल के बेच का। अभी जो सैंक्शंस लगी थी, अब वो सैंक्शंस हट रखी हैं फिलहाल के लिए, तेल की कीमतें महंगी हैं तो रशिया का तेल ज़्यादा बिक रहा है, रशिया को वो फायदा है। चाइना को भी एक बहुत बड़ा फायदा है। चाइना को बहुत बड़ा फायदा है कि इसके सोलर पैनल्स, क्योंकि दुनिया में एनर्जी रिन्यूएबल की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं, उसके एक्सपोर्ट्स का, बैटरीज का, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। चाइना ने इस दौरान शॉक को थोड़ा बेहतर मैनेज किया क्योंकि चाइना बाय द वे इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब यूज़ कर रहा है कि करीब दिन का आई थिंक 11 मिलियन इंपोर्ट होता है इसका, शायद चाइना का डेली उसे चाहिए 11 मिलियन बैरल्स। ओके, 1 मिलियन बैरल कम हो गया है चाइना का डिमांड क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई हैं। काफ़ी मायने रखता है वो 1%, मतलब 1 मिलियन 10% आप अपने उन पे कर रहे हो। तो चाइना को कमर्शियल फ़ायदा है, उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, सोलर पैनल्स के, बैटरीज के। ओके, और अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है। और अमेरिका का दुनिया में नॉट ओनली डिस्ट्रैक्टेड है, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की दुनिया में बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। और देश, जैसे मैं कह रहा था, ये न्यू वर्ल्ड मैट्रिक्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो सब देश अपने अलग अलग समीकरण देख रहे हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि पहले अमेरिका पर आरोप लगते थे कि वो दुनिया भर में जंग कराता रहता है, अपने हथियार बेचता रहता है, लेकिन ये ईरान वाली ऐसी एक जंग हुई है जिसमें बिना कुछ लिए दिए चाइना का फ़ायदा हो रहा है। दैट्स इंटरेस्टिंग है, बिना कुछ लिए दिए चाइना का बिल्कुल फ़ायदा है। पर ये जो जंग हुई है डेफिनेटली अमेरिका कर रहा है और इसराइल कर रहा है, बट ये जंग में काफ़ी हद तक इसराइल का बड़ा हाथ है, खास करके नेतन्याहू का, जिसने परसुएड कर दिया ट्रंप को। खैर ट्रंप खुद भी चाहता तभी हुआ है, बट नेतन्याहू ने ऐसे ऐसे रीजंस क्रिएट कर दिए कि सही चीज़ है, ये करना है, अभी हम करेंगे तो तेहरान गिर जाएगा। और याद रखिए फरवरी में हुआ तो ट्रंप उस समय नया नया वेनेजुएला की विक्ट्री से भरा हुआ था। उसे था देखो हम गए, मदुरो को उठाए, यहाँ ले आए, और उसकी वाइस प्रेसिडेंट को इन्होंने उसकी मदुरो को लाने के बाद इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को फ़ोन करा कि आप कॉन्फ्रेंस रूम में आइए, सेंट्रल कमांड हम फ़ोन कर रहे हैं आपको। वो अपने कमरे में आई, इन्होंने उससे कहा, इनके जनरल ने, कि आपके पास 15 मिनट है, आप डिसाइड करो हमारे साथ कोऑपरेट करोगी कि नहीं। करोगी तो आप जिंदा हो, आप नहीं करोगी तो 15 मिनट बाद हम मिसाइल मार रहे हैं, आपको मार देंगे। तो वो रॉड्रिगेज जो भी था वो गई ओके। तो ट्रंप उस समय उस विक्ट्री से, उस स्टाइल से बहुत भरा हुआ था। तो उसे लगा कि हाँ मैं ईरान में भी ऐसे ही कर सकता हूँ, खामेनी को हम उड़ा देंगे। जो नेक्स्ट आएगा उनको बोलेंगे भैया देखो तुम हमारी बात मानो नहीं तो तुम्हें उड़ा देंगे। और सड़कों में रेवोल्यूशन तो आना ही है। तो ये जो इनकी इंटेलिजेंस थी, या जो इनकी इंटेलिजेंस का फेलियर कहूंगा मैं, बहुत बड़ा CIA का और मोसाद का और जिसका भी जो कहिए, परंतु बात यह है कि इस बीच में नेतन्याहू की जो पूरी जिंदगी की जो मंशा, इच्छा है कि मेरे को तो ईरान को खत्म करना है, अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है। नेतन्याहू अपने देश के अंदर बहुत बुरी हालत में पॉलिटिकली, जैसे ये जंग रुकेगी इसके खिलाफ काफी केसेस है, इंक्लूडिंग करप्शन, इंक्लूडिंग कि गाजा का जो अटैक हुआ उसमें इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ। तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल फ्यूचर बड़ा डार्क है और अक्टूबर में इलेक्शंस है। तो नेतन्याहू के इंटरेस्ट में यह था कि मैं वॉर को बढ़ाते जाऊं और एक के बाद एक बड़ी से बड़ी जीत हासिल करते जाऊं। सर अब आखिरी सवाल पर आते हैं, क्योंकि इजराइल पे हमने इतनी बात की, तो जो सर ये शांति वार्ता चल रही है अभी अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें इजराइल कहीं ना कहीं साइड होता हुआ दिख रहा है, या उसको साइड रखा जा रहा है जानबूझकर, लेकिन वह लेबनान में दूसरी तरफ अपने दुश्मनों का लगातार खात्मा कर रहा है। तो ऐसे में अगर अमेरिका
जल्दबाजी में अपनी नाक बचाने के चक्कर में, जैसे आपने कहा कि ईरान के जो पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, तो नाक बचाने के चक्कर में अगर अमेरिका इस युद्ध से निकलना चाहेगा तो क्या इजराइल उसे ऐसा करने देगा? अव्वल देखा जाए तो करना पड़ेगा। इसराइल के पास कोई चारा नहीं है। इसराइल बिना अमेरिका के एग्जिस्ट नहीं कर सकता सर। जी इसराइल का जो डिफेंस बजट है करीब 24 बिलियन का, और हर साल अमेरिका 4 बिलियन एक्स्ट्रा देता है इतने वर्षों से। जी जी अमेरिका की इतनी सपोर्ट, अभी जेडी वैंस ने कहा जी इसराइल को कि जो पिछले 3 महीने में वॉर हुई है ना, जी इसमें 2/3 बॉम्ब तो वो थे जो हमने तुम्हें दिए हैं, जी और वो भी फ्री। जी तो इसलिए हम जो कह रहे हैं हमारी बात मानो। वन तो बॉटम लाइन तो माननी पड़ेगी। अब दिल से माने ना माने, मान जाए ऊपर ऊपर पीछे कुछ करता रहे, वो Yes, सारा अलग है। yes. पर ये भी है, ये पूरा कोशिश करेगा इसराइल कि लेबनान, तभी मैं कह रहा हूँ मामला फंस गया है। केवल हॉर्मुज तक सीमित होता तो बात सुलझ जाती। जी जी लेबनान सुलटेगा नहीं। जी लेबनान में इसराइल को हिजबुल्ला अपना जानी दुश्मन दिखता है, हिजबुल्ला को इसराइल जानी दुश्मन दिखता है। जी ये दोनों सेटल अगर हो गई कि अगर ये दोनों सीख जाएं जियो और जीने दो, जी जी सबसे बड़ी बात वो है। जी पर शायद उसका चांस कम है। बट हाँ, एक और चीज होगी ना, अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है, जी जो नेतन्याहू के प्रति सपोर्टिव है। जी अमेरिका में जो जूइश लॉबी है वो सारी नेतन्याहू को सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट आधे तो कह रहे हैं कि नेतन्याहू हमारे देश को खड्डे में लेके जा रहा है। जी बट जो आधे हैं जो कह रहे हैं ये नेतन्याहू ठीक कर रहा है, वो ट्रंप के कुछ उनमें से दोस्त हैं, हम उसको पुश कर रहे हैं, नहीं जी जी ऐसा करो। तो इसराइल को मानना तो पड़ेगा, जी अधपक्के मन से, जैसे कहिए, जैसे अभी कर रहा है। जी बट वो खिचपिच चलती रहेगी। जी मतलब पीस हो जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आगे भी वो बनी रहेगी। वो एब्सोल्युटली देयर इज नो गारंटी। सर एक और सवाल लास्ट में भारत को लेकर पूछ लेते हैं, क्योंकि भारत ने अभी तक जो यही रुख अपनाया है कि बातचीत के जरिए शांति हो जाए, चाहे वो रूस का मामला हो, यूक्रेन का मामला हो, चाहे ईरान अमेरिका का हो। तो हमारी जो ये नॉन अलाइनमेंट से लेकर ऑल अलाइनमेंट की पूरी नीति है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये भारत के लिए कैसे अच्छी है, या क्या इसको लेकर अभी सुधार हो सकता है? देखिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी एब्सोल्युटली सिचुएशंस को देखते हुए बेस्ट है। जो फिलहाल के हालात हैं उसको देखते हुए हमारी बेस्ट है। 2 रीजंस हैं जी और अलग अलग, अगर यूक्रेन रशिया देखें और यहाँ ईरान अमेरिका देखें, जी हमारे पास कोई टूल नहीं है कि जो कि हम इस्तेमाल करें इन दोनों इन जंगों को रुकवाने के लिए। जी ठीक है ना। रशिया यूक्रेन के जो मामले हैं बहुत पेचीदा मामले हैं उनके, जी बहुत बड़ी कल्चरल इश्यूज हैं, दोनों के नेशनल इंटरेस्ट हैं। आप मध्यस्थता केवल यही नहीं हो सकती, हाँ भाई दोस्ती अच्छा चाय भाईचारा चाय पिलो, नहीं, ये नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। जी तो रशिया और यूक्रेन के बहुत कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे। तो उसमें हमारी पॉलिसी एब्सोल्युटली राइट कि पीस एंड डायलॉग होना चाहिए, राइट। सिमिलरली इधर ईरान एंड इजराइल एंड अमेरिका को देखिए, ये भी पिछले 50 वर्षों से इतनी पेचीदा चली आ रही है। जी हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं अगर हम सोचे भी हमारी फॉरेन पॉलिसी कि इस जंग में रोकने के लिए हम ये मदद कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? जी हमारे पास कोई टूल नहीं है। जी ओके, तो इन आई थिंक रियलिटीज को देखते हुए, जी एंड सेकेंडली ये भी देखते हुए कि इस वक्त ऐसा आ गया है वंस अगेन कि पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो था वो क्रम्बल हो रहा है, बिखर रहा है, तितर बितर हो रहा है। नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। जी जी ऐसे में हम अपने इंटरेस्ट के लिए और लर्निंग के साथ, रशिया यूक्रेन वॉर की लर्निंग, गाजा वॉर की लर्निंग, अमेरिका की अभी की लर्निंग, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से भारत के साथ डील कर रहा है, जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस हिसाब से पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है, जी जी इन सब चीज़ों की हम सीख ले रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं। जी जी इन सब को समझते हुए आई थिंक हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल बैलेंस्ड और संभली भी जा रही है। बट यस, कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं या कई चीज़ों में हम और तेज़ी ला सकते हैं, जी जी और उन चीज़ों जिनमें हमें तेज़ी लानी चाहिए ऑब्वियसली कुछ प्रयास चल रहा है। बट ग्लोबल साउथ के देशों के साथ हमें रिश्ते बढ़ाने का, पर उनमें टाइम लगता है। जी रशिया के साथ अपने रिश्तों को फिर से थोड़ा बैलेंस करने में, क्योंकि पिछले वर्षों से कुछ ऐसा था कि लग रहा था कि इंडिया अमेरिका के खेमे में जा रहा है, तो रशिया हमसे थोड़ा दुखी था, जो भी कहो।
इधर अमेरिका के साथ डील करना, क्योंकि देखिए अमेरिका भी हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका से हमें इन्वेस्टमेंट्स, अपनी ज़रूरत है, हमें इन्वेस्टमेंट्स आए, सबसे बड़ा दुनिया की इकॉनमी है। जी जी इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें अमेरिका के साथ भी, और अमेरिका एक डेमोक्रेसी है अच्छी खासी, जी जी ओके, तो हमें हर एक के साथ अलग अलग, इधर चाइना है, सबके साथ हमें अलग अलग पॉलिसीज़ बनानी है। तो ओवरऑल देखें तो आई थिंक इट्स डूइंग प्रिटी गुड, बल्कि चैलेंजिंग है। मैं ये कहूँगा हमारी फॉरेन पॉलिसी जो करना चाहिए, एक हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट में अभी शायद 1000 हैं हमारे आईएफएस जो फॉरेन सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, जी डबल करो, 2000 लगाओ। बहुत सारे लोग और चाहिए, बहुत सारे लोग बैठ के सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए। आपको डीप एक्सपर्ट्स चाहिए। जी जी अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री में करीब 10,000 आईएफएस रैंक है। जी अब जी सोचो जब अमेरिका के 10,000 बैठे कोई सोच रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वर्सेस आपके 1000, भाई हम कोई सुपर ह्यूमन तो है नहीं सब। जी जी तो आपको इन्वेस्ट करना है हमें अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री में, मेरे विचार से। जी। तो कुल मिला के बात ये है कि हम किसी का युद्ध रोक नहीं सकते, अब सिर्फ अपील कर सकते हैं, और जो भी युद्ध से सिचुएशन बने उसके हम अपनी इकनॉमी कैसे ग्रो करा पाएँ, अपनी चीज़ें कैसे बढ़ा पाएँ, उस पर चीज़ें कर सकते हैं। तो सर, ईरान और अमेरिका का ये जो युद्ध है उससे बनी सिचुएशन और पूरी दुनिया को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये सब, उस पर इंसाइट्स देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। My pleasure. वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you.